नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा 2024 चुनावों से पहले शुरू हुए सियासी घमासान की। सियासी पार्टियों के बीच 2024 में लोकसभा चुनावों का बड़ा फाइनल होना है, लेकिन इससे पहले 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी बहुत अहम माना जा रहा है। और इस सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने के लिए सभी पार्टियों ने अलग अलग चुनावी दांव सेट कर लिए हैं। 2024 चुनावों से पहले कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के दल देश में जातीय जनगणना की मांग की हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कहना है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह देश में जाति गणना कराएंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार बिहार में जाति गणना करवाकर मोदी सरकार से एक स्टेप आगे निकल गए हैं और अब नीतीश कुमार ने बिहार में SC ST कोटे को लेकर बड़ा दांव चल दिया है। दरअसल नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले किए गए। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर मोहर लगी। अब SC ST कर्मियों को मिलेगा कोटे में कोटा। SC ST कर्मचारियों को रिजर्वेशन के अंदर कोटा मिलेगा, यानी 16% SC 1% ST का कोटा फ्रीज रखा जाएगा। दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को यह सौगात मिलेगी। तो चुनावों से पहले 2024 की सबसे बड़ी जंग से पहले, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, दोनों अपनी रणनीतियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया अलायंस ने जाति OBC के मुद्दे को काफी अहम मुद्दा बना दिया है। जनगणना हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए। हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। देश में 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम पहली बार हुआ 5 साल में, तो मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीब कल्याण की योजना चली तो मोदी जी के नेतृत्व में चली। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय और 13 करोड़ घरों में नल से जल मिलना, 9.5 करोड़ से ज़्यादा बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना, 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मिलना मुफ्त में, और 80 करोड़ गरीबों को, जरूरतमंदों को मुफ्त में अनाज मिलना। ये केवल योजना नहीं, ये गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं जिससे उनके जीवन में सुधार आया है और इसका संदेश जन जन तक गया है। देश में एक माहौल बना है, न केवल आज समाजवादी पार्टी बल्कि देश की सभी पार्टियां आज चाहती हैं कि कास्ट सेंसस हो। और हमें उम्मीद है कि 2024 का चुनाव आते आते आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कास्ट सेंसस पर बात करने लगेगी और हो सकता है आश्वासन भी दे दे। हम अभिनंदन अपने नेता का इसलिए करना चाहते हैं कि आपके एक निर्णय ने पूरे देश में 2024 के चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। और एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का जो कमंडल है वो कमंडल दब गया और जातीय गणना आगे हो गया। नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम राजनीतिक मेहमान और मेरे सहयोगी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा दें, बीजेपी की तरफ से इस चर्चा में हमारे साथ सिद्धार्थ यादव बने हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से भावना जैन है, JDU को हिमराज राम रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज यादव इस चर्चा में शामिल है और LJP R की तरफ से कुमार सौरभ सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। और मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। राजीव रंजन हमारे साथ बने हुए हैं, इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ पटना से हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की शुरुआत सौरभ मैं आपसे ही करूंगा, क्योंकि कहते हैं बिहार की राजनीति बिना जाति के नहीं होती है, लेकिन इस बार ये जाति वाला कार्ड बिहार 2024 बिहार से ये जंग शुरू हो रही है और नीतीश जो है इसको 2024 में भी खेलना चाह रहे हैं। तो एक नया फैसला नीतीश कैबिनेट ने लिया है, इस फैसले के बारे में बताएं और इसका इंपैक्ट बिहार में क्या पड़ेगा और 2024 की जो चुनावी जंग होगी उसमें क्या पड़ेगा, थोड़ा समझाएं।
जी बिल्कुल, अगर 2024 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी शुरुआत हो रही है वो बिहार से ही हो रही है। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसके भी सूत्रधार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उन्होंने ही सभी विपक्ष के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात की थी और सभी को एक साथ एक मंच पर उन्होंने ही लाया था और पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में ही हुई थी। दूसरी तरफ अगर जातीय जनगणना की बात करें तो जातीय जनगणना देश में ऐसा बिहार पहला राज्य बना जहां केवल जातीय जनगणना हुए नहीं बल्कि उसके आंकड़े भी जारी किए गए। तो निश्चित तौर पर और अब जदयू के तरफ से यह कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 2024 का एजेंडा जो है वो तय कर दिया है, अब उसी पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के तरफ से यह एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और जिस तरीके से आज ओबीसी की बात हो रही है, जिस तरीके से आज बिहार में हिस्सेदारी की बात हो रही है, तो निश्चित तौर पर 2024 में महागठबंधन को इसका फायदा जरूर मिलेगा। रही बात प्रमोशन में आरक्षण या कोटा का जो बात आप कह रहे थे, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 से ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित था। बिहार में किसी भी अधिकारी का या किसी भी विभाग में प्रमोशन नहीं हो रहा था क्योंकि नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि कोटे के अंदर कोटा में वो आरक्षण देंगे। यानी पहले जो आरक्षण मिलता था, चाहे एससी की बात करें, एसटी की बात करें, तो जो उनका आरक्षण था वो पहले से फिक्स था, लेकिन प्रमोशन के दौरान भी उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। कल जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें ये कहा गया है कि हम लोग राज्य में ये शुरू कर देते हैं, लेकिन ये तब तक होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है। यानी कार्यकारी सभी लोगों को बनाया गया है और उसके अनुसार उनका जो वेतन है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो फिर ये फैसला वापस ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें सरकार ने राहत की बात यह कही है कि इस दौरान जो बढ़ी हुई सैलरी लोगों को दी जाएगी वो उनसे वसूला नहीं जाएगा, लेकिन उनका पद जो है, जो अभी है, फैसला लेने के बाद वही पद पर वो वापस आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पर 2024 के पहले नीतीश कैबिनेट का यह बड़ा फैसला है और इससे ना केवल जो एसटी और एससी के जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। जी ठीक है, राजीव की तरफ मैं रुक लेता हूं। राजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था और संविधान की जब कल्पना की गई थी, उसका निर्माण हुआ था, तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और उसका मकसद यह था कि आरक्षण के जरिए इस देश के समाज में जो भेदभाव होता है पिछड़ी जातियों के साथ, दलितों के साथ, उसको खत्म किया जाए। और यह कहा गया था संविधान के निर्माताओं द्वारा कि ये आरक्षण जो है वो केवल 10 सालों तक ही जारी रहेगा, उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज आजादी के 76 साल बाद हम, आप और देश की राजनीतिक पार्टियां आज भी आरक्षण पे चर्चा कर रही हैं। तो क्या आरक्षण, जिसको लेकर इतना बड़ा मुद्दा इंडिया अलायंस बना रहा है, क्या देश में इसकी अहमियत आज भी है और ये कितना आगे जाएगा, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? और ये जो कहा जा रहा है कि बीजेपी के कमंडल के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए नीतीश ने ये मंडल का हथियार लाया है, ये कितना इंपैक्ट डालने वाला है? नीतीश कर्पूरी यात्रा शुरू कर रहे हैं और अब ये भीम संसद का जो ऐलान हुआ है, भीम रथ निकल रहा है। राजीव, देखिए रवि, जो बात आप कह रहे हैं आरक्षण की, तो 10 साल में संविधान में समीक्षा करने की बात कही गई थी और हर 10 साल पर समीक्षा होती गई और पिछड़ों को आरक्षण तो मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को जब लागू किया गया उसके बाद से मिला। 10 साल की समीक्षा के बाद किसी सरकार में यह ताकत नहीं थी कि इतने बड़े वोट बैंक की वो समीक्षा करके आरक्षण के बारे में कुछ फैसला कर सके। दूसरी बात ये भी सच्चाई है कि इस आरक्षण की वजह से उसमें भी जो क्रीमी लेयर एक बन गया, जिन लोगों को आरक्षण मिलता है उसमें कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ पाते हैं। अभी भी एक बड़ी जो मेजॉरिटी जो जनसंख्या है उस कोटे की, वो भी अभी आरक्षण का लाभ भी उसे नहीं मिला और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव या उभार उनका उस तरीके का नहीं हुआ। इसका फायदा, आरक्षण का फायदा भी कुछ विशेष जातियों को या कुछ जातियों को ज़्यादा मिला, कुछ को कम मिला। इसीलिए ये दोबारा बहस शुरू हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बहस के पीछे राजनीतिक मायने क्या है ये भी समझना पड़ेगा। दरअसल मैं आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में ले चलता हूँ।
आपने महाराष्ट्र के मराठा जो आंदोलन चल रहा उसका जिक्र नहीं किया, जो कि ओबीसी के लिए ओबीसी मराठाओं को श्रेणी में रखा जाए, उसके लिए महाराष्ट्र में पिछले 4 महीने से बड़ा जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। तो अगर आप देखें 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो महाराष्ट्र और बिहार 2 राज्य ऐसे थे कि एनडीए को इन्हीं दोनों राज्यों से 80 सीटें मिली थी। 40 में से 39 सीटें बिहार से और 48 में से मुझे लगता है 41 सीटें महाराष्ट्र से मिली थी। तो 80 सीटें एनडीए को मिली थी। और अगर यूपी की सीटें भी आप जोड़ देंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में मिली सीटों का तकरीबन आधे की संख्या इन्हीं 3 राज्यों से शुरू हो जाती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2-3 चुनाव में इन राज्यों में अपनी जो पैठ बनाई है, उसकी सबसे प्रमुख वजह उत्तर प्रदेश और बिहार में यह है कि उन्होंने जिस MY समीकरण को साध करके मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने दशकों तक उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति पर राज किया, उसी जो उनका मजबूत फैक्टर था, बीजेपी ने उसी को कमजोर फैक्टर बना दिया और मुस्लिम यादव को छोड़कर जो भी ओबीसी की जातियां थीं उत्तर प्रदेश में उसे अपने पाले में लाने का काम किया और बिहार में भी तकरीबन यही कोशिश की। हालांकि यह कोशिश नीतीश कुमार ने लालू यादव को कमजोर करने के लिए की थी, जब उन्होंने MY समीकरण को छोड़ के अति पिछड़ी जातियों के लिए जो अभियान चलाया और उनमें जो अपनी पैठ बनाई और उनका समर्थन उन्हें मिला, नीतीश कुमार उसकी वजह से बिहार में काफ़ी मजबूत स्थिति में रहे। अब इन पार्टियों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी में सेंधमारी की है उसका जवाब यही हो सकता है कि अब हम अपने वाले को छोड़कर अब जो दूसरे वाले हैं उनकी बात करें, हम सब पिछड़ों को एक करने की बात करें। इसीलिए नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं। महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कर्पूरी चर्चा वो चलाना चाहते हैं और उसमें भी वो उसी ओबीसीज में जाएंगे जो मैंने जिनका बताया, उनको छोड़ के जिनको लाभ नहीं मिला है वो उसमें जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगे थे। और यही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात आती है महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है और बहुत अजीब सा लगेगा आपको ये सुनकर कि अगर महाराष्ट्र में 115 शुगर मिल है कोऑपरेटिव की, तो 85 से ज़्यादा शुगर मिल्स पर मराठों का आधिपत्य नियंत्रण है। अगर आप कोऑपरेटिव बैंक्स देखेंगे, अगर आप महाराष्ट्र की ज़मीन देखेंगे तो करीब 2/3 यानी 70% के आसपास या इतना मराठाओं के पास महाराष्ट्र की ज़मीन है। और ज़्यादातर ये कृषक समुदाय से आते हैं और बहुत संपन्न आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव वाली ये कम्युनिटी मानी जाती है, लड़ाका कम्युनिटी मानी जाती है। तो अगर उनके 1 दर्जन से ज़्यादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मराठा हो चुके हैं, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद आखिर मराठा अपने आप के लिए आरक्षण क्यों मांग रहे हैं, ये भी एक सवाल है। तो उसका सीधा जवाब ये है कि जिस तरह मुट्ठी भर लोगों के पास प्राकृतिक जो संसाधन है, पैसे है, उसी तरह महाराष्ट्र में मराठाओं में भी मुट्ठी भर मराठाओं के पास ज़्यादा कुछ है, जबकि जो बड़ी जनसंख्या मराठाओं की है वो बहुत ही किसानी बहुत ही बुरी स्थिति में बहुत लोग हैं। इसी को लेकर ये आंदोलन चला है। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र की 2 बार की सरकारों ने मराठाओं को आरक्षण देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अदालतों ने उसको नल एंड वाइड कर दिया। तो अब जो बात चल रही है, जो नया आंदोलन चला है, वो ये है कि मराठवाड़ा में निजाम के शासनकाल के दौरान मराठवाड़ा में रहने वाले मराठाओं को कुणबी जाति में कर दिया गया था। वही कुणबी जाति के लिए अब मराठा कह रहे हैं कि आप हमें कुणबी जाति में डाल करके आप हमें आरक्षण दे दो। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि जो लोग भी कुणबी जाति का सर्टिफिकेट दिखाएंगे उन्हें कुर्बी जाति का मान करके आरक्षण दिया जाएगा। तो अब बात इस पर हटी है कि निजाम के ज़माने का किसके किसके पास सर्टिफिकेट है। दूसरे ओबीसीज भी उसके लिए कह रहे हैं कि ये हमारी हकमारी होगी। तो ये इन 2 राज्यों में ओबीसी को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, वो मुझे लगता है कि 2019 के चुनावी नतीजे को देखते हुए 2024 में उसको पलटने की ये राजनीतिक चाल है। और दूसरी बात है कि बिहार और महाराष्ट्र में 2019 के जो समीकरण थे वो बिल्कुल बदल से गए। नीतीश कुमार अब पाला छोड़ चुके हैं और इधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक हो चुके हैं और इसी कैंप में मराठा नेताओं की अधिकता ज़्यादा है। तो इसलिए 2019 में बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए
ये पैंतरा खेला जा रहा है। ठीक है, ये पैंतरा खेला जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसका क्या जवाब देगी? सीधा रुख कर लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने ललन सिंह का बयान सुना होगा कि बीजेपी का जो कमंडल का चक्रव्यूह है उसको तोड़ने के लिए मंडल ही बड़ा हथियार बन सकता है। अब नीतीश कुमार, पहले इन्होंने जातीय जनगणना कराई, सर्वे की घोषणा की, उसके बाद अब कर्पूरी चर्चा और ये भीम संसद, आपको नहीं लग रहा है एक बड़ा एजेंडा विपक्ष, जाति, ओबीसी, इन सबको बना रहा है? क्या जवाब है आपके पास? देखिए, विपक्ष तो हमेशा से ऐसे विभाजनकारी एजेंडाओं को लेकर के आगे बढ़ता रहा है और वो सोचता रहा है कि समाज में हम कैसे कोई एक ऐसा एजेंडा ले आए जो विकास का ना हो, विकास को छोड़ करके जो कोई बात हम कर सके वो कर दें, ताकि शायद कुछ वोट हम बटोर लें, कोई एक वर्ग को हम लुभा पाएं और उनको साथ लेकर के आए। पर अगर आज की डिबेट ओबीसी वर्ग की है तो देश के ओबीसी वर्ग को ये सभी विपक्षी पार्टियां जो मूर्ख मानती हैं, जो सोचती हैं कि ये समझता नहीं है ओबीसी वर्ग कि वास्तव में उनके कल्याण के लिए किसने आज तक काम किया, तो मैं मानता हूं कि उनकी गलतफहमी है। हम जानते हैं कि आज देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आता है। हम जानते हैं कि आज ओबीसी वर्ग के लिए जितनी ज्यादा जो सुविधाएं, जितनी ज्यादा स्कीम्स आ रही हैं, वो आज से पहले किसी सरकार में नहीं आई। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को अगर संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगर 27% ऑल इंडिया मेडिकल सीट्स में आरक्षण कोई वास्तव में दे पाया तो आजादी के इतने वर्षों बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी दे पाए। इसलिए ये तो जानते हैं सब लोग, ओबीसी वर्ग में आज विश्वकर्मा योजना आई है तो वो किसके लिए आई है? ओबीसी वर्ग की सभी जातियां, एक एक व्यक्ति कैसे उसे लाभान्वित होगा, ये ओबीसी वर्ग बहुत अच्छे से जानता है। और यही इनका भी इतिहास है। इतिहास तो देश ने देखा ही है। क्या हुआ था कि जब पहला काका कालगेरकर का कमीशन बना था, ओबीसी कमीशन का 1955 में, उसकी रिपोर्ट आई, 5 साल तक उसकी रिपोर्ट को नहीं आपने बाहर आने दिया और फिर नेहरू जी ने कह दिया कि इस कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको भंग कर दिया। कैसे 10 साल तक मंडन की कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो राजीव गांधी जी उस पर कुंडली मार के बैठे हुए थे। ये तो 1989 में हमारी नेशनल फ्रंट की वीपी सिंह की सरकार थी, जो जिसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उनके समर्थन से सरकार बनी थी। राजीव गांधी की सरकार को तो छोड़ करके वीपी सिंह आए थे, जिसने जाकर के अल्टीमेटली मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट किया। तो ये देश जानता है कि वास्तव में पिछड़े वर्ग के लिए मैं आज की बात कर देता हूं, अभी छत्तीसगढ़ की सीटें निकल करके आई हैं। 31 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ में हमारे ओबीसी वर्ग से आते हैं, 38%। बताइए इनमें से कौन सी पार्टी 38% ओबीसी को देगी? आज 37% जो लोकसभा में सांसद हैं, 100 से अधिक, 100 में तो इनके सांसद भी नहीं होंगे टोटल, 110 सांसद हमारे आज ओबीसी वर्ग से हैं लोकसभा के अंदर। बताइए इनमें से किसने दिया आज तक? तो ये सब मात्र एक पॉलिटिकल एजेंडा है। नीतीश जी को लग रहा है कि मेरी पूरी जो सियासत साख है वो खिसक रही है, तो अब मैं ओबीसी के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश करूं, मैं पिछड़ों के पीछे छुपने की कोशिश। सिद्धार्थ जी, आपने जिक्र किया वीपी सिंह का और अभी आप कह रहे हैं कि नीतीश जी इसको बड़ा हथियार बना रहे हैं, लेकिन आप खुद चले जाइए इतिहास में। जब वीपी सिंह का वो मंडल की चर्चा हुई थी और वो घोषणाएं हुई थी, उसके बाद बीजेपी भी तो कमंडल की एंट्री कराई थी ना, बीजेपी ने रथ यात्रा की शुरुआत की थी। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लंबे वक्त के बाद बस पासा पलट गया है। तब मंडल हावी हुआ था तो आप कमंडल को ले आए थे, आपने रथ यात्रा शुरू कर दी थी अयोध्या की तरफ। आज जब कमंडल की चर्चा ज्यादा हो रही है तो विपक्ष मंडल को ले आया है। लेकिन इन सब के बीच देश की जनता कहां है? क्या उनका भला हुआ? यह सवाल तो बनेगा ना, दोनों लाइन से पूछा जाएगा ना। नहीं, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि सामाजिक न्याय का ज्ञान उनसे नहीं लेना चाहिए जिन्होंने कभी परिवार के बाहर नहीं सोचा। मतलब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, वो सामाजिक न्याय समझाएंगे क्या आज देश को? परिवार के बाद कभी कुछ सोच नहीं पाए, आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं सिद्धार्थ जी के सामाजिक न्याय हो तो आप जाति जनगणना करा दीजिए देश में। आप तो सेंसेक्स जो होता है 10-11 साल बाद वो भी नहीं करवा पाए हैं। आप जाति जनगणना करा दीजिए इस देश में, किस जाति के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग संपन्न हैं, किस जाति के लोग कितने गरीब हैं, किसको कितना हक मिलना चाहिए। आप ये आंकड़े देश से क्यों छिपा रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा, इसका मैं बहुत विनम्रता से जवाब देता हूं। अगर जातिगत जनगणना से विकास होता तो हम आज ही करवाना शुरू करते हैं। ये प्रोपेगेंडा है विपक्ष का जो सर्वे करवाया इन्होंने 2011 में करवाया था आपने जातिगत जनगणना। इनके मंत्री खड़े हुए थे पी चिदंबरम, सदन के पटल पर जाकर के उन्होंने बोला कि इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस अगर ये डेटा हमने निकाल दिया। वो इतनी त्रुटियों का डेटा था। हम सब ये फैक्ट्स के नाते भी जानते हैं कि 46 लाख ओबीसी उपजातियां उसमें आई थी जिसका डॉक्यूमेंटेशन करना असंभव था। आज भी जो नीतीश कुमार जी ने करवाया वो सर्वे है और पहले जो हुआ था वो तो सोशियो इकोनॉमिक। आप क्या मानते हैं, जातीय जनगणना डेंजरस है?
नहीं, मेरा मानना यह है कि अगर हमें बात करनी है तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे की तो हम फिर भी बात कर सकते हैं, किस जाति में कौन कितना पिछड़ा है, जब इस देश में आरक्षण अभी मिलता है, जब इस देश में जातियां बनी हुई हैं, समाज जातियों में बटा हुआ है, तो ये पता तो लगना चाहिए ना किस जाति के कितने लोग हैं, कितने संपन्न हैं, कितने गरीब हैं। ये सरकार छुपाना क्यों चाहती है आंकड़ा? ये डेंजरस कैसे हो गया? देश को एक सच्ची हकीकत तो पता चलनी चाहिए। मैं आपको चलिए बताता हूं, अभी ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलता है। ओबीसी में किसको मिलता है? जिसकी इनकम लिमिट 8 लाख से कम है, उसी को मिलता है। अगर इन्होंने कोई सर्वे करवाया और उसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर ही नहीं लिया, उसमें यही नहीं लिया कि 8 लाख से कम वाला कौन है, तो वो तो नॉन क्रीमी लेयर को ले ही नहीं पा रहे। मैं वही तो कह रहा हूं कि इन्होंने आर्थिक सर्वे नहीं कराया, बीजेपी आर्थिक सर्वे भी करा दे। हम तो बिल्कुल करवाएंगे, जब हमारा सेंसस होगा उसमें तो बिल्कुल सोशियो इकोनॉमिक फंडामेंटल लिया ही जाता है सबका। ठीक है, हालांकि 11 साल बाद, हालांकि 10 से 11 साल बाद जनगणना होती है देश की, वो अभी नहीं हुई है, उसको लेकर भी एक सवाल। वो सब हम जानते हैं, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। मेरा कहना बस इतना है कि मात्र ये ढिंडोरा पीटना, मात्र ये डमरू हिलाना कि ये एक जातिगत जनगणना हम कर देंगे और इससे विकास हो जाएगा, अगर इससे पटना पेरिस बनता होता तो रोज करवाइए। 18 साल से नीतीश जी का शासन है वहां पर, बिहार की क्या हालत है हम जानते हैं, इसलिए देश ये नहीं चाहिए, देश को विकास। मैं जवाब ले लेता हूं। जेडीयू की तरफ से हमारे साथ हिमराज राम बने हुए हैं। हिमराज जी, मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा। देश को आजाद हुए 76 साल हो गए और आरक्षण का मकसद यही था, आरक्षण का मकसद नौकरी से ज्यादा था कि हमारे समाज में भेदभाव मिटे, हम सबको एक समान देखें, हम सबको एक समान मौके दें। लेकिन 76 साल बाद इस देश में कई पार्टियां जाति के नाम पे बनी, कई सरकारें बनी, कई मंत्री, कई प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज भी हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, आज भी हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो क्या वजह रही कि आज भी आरक्षण, जिसे हम कहते हैं कि पिछड़ों का उत्थान हो जाएगा, दलितों का उत्थान हो जाएगा, ये राजनीति का मकसद ज्यादा और सामाजिक भेदभाव मिटाने का मकसद कम नजर आ रहा है? ये जो अब नीतीश कुमार कर्पूरी चर्चा कर रहे हैं, भीम संसद कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या क्या मकसद है आपका? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है उस पर मैं साफ कर दूं, अभी भाजपा के प्रवक्ता जी ने भी अपनी बातों को रखा और वो अपने पार्टी लाइन के आधार पर उन्होंने अपनी बातों को रखा, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि यह देश का मामला है और आजादी से इतने लंबे अरसे तक देश की जनता का SC ST OBC के तरक्की की बात हो रही है, उसके विकास की बात हो रही है। तो मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में एक बात कही थी उन्होंने कि चाहे किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लिख दिया जाए, किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न लिख दिया जाए, अगर उसको संचालन करने वाला व्यक्ति बुरा होगा तो उस संविधान का प्रभाव भी बुरा हो जाएगा। और इसी के वजह से आजादी के इतने लंबे अरसे बीतने के बावजूद भी इन वर्गों के लोगों को जो होना चाहिए, तरक्की जो होना चाहिए, मुख्यधारा में जुड़ना चाहिए, वो नहीं हो पाया, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर ऐसे लोग बैठे रहे जो हमेशा लोगों को बेबस, लाचार और गुलाम बनाए रखने की साजिश रचते रहे। और आज की तारीख में मैं कहता हूं, इतने लंबे अरसे के बीतने के बावजूद जो देश में हो रहा है 9 साल के अंदर, देश की जनता देख रही है। अपनी अपनी सफाई देने से कुछ नहीं बनता, देश की जनता देख रही है कि आज किस तरह से देश के संविधान पर खतरा हो गया, देश के संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और देश के संविधान में जो लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात कही गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है, उस पर सबसे भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है। देश के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। और दूसरी बात मैं कहता हूं, जातीय गणना की जो हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा भारतीय जनता पार्टी के, कि जातीय गणना से देश को फायदा नहीं होगा, आर्थिक गणना होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर उसकी जो है आकलन होना चाहिए उसका। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि देश में नौकरी बांटी जाएगी, उस समय जाति लिखी जाएगी, आधार कार्ड बनेगा, जाति लिखी जाएगी। देश में हर व्यवस्था जात के आधार पर है, सामाजिक हकीकत है जाति, समाज में एक बहुत बड़ी हकीकत है जाति। और जाति के आधार पर ही मैं साफ साफ कहता हूं कि केंद्रीय सचिवालय में कितने लोग हैं OBC के, कितने लोग हैं ST के,
कितने लोग हैं एससी के, ये जरा बता पाएंगे? मैं साफ कहता हूँ, न्यायपालिका में देख लीजिए। लेकिन हिमराज जी पूरा टाइम दिया आपको। हिमराज जी कितने लोग हैं ओबीसी के, कितने लोग हैं एसटी के? आधार पर ही ये सामाजिक ढांचे के आधार पर ही ये व्यवस्था जो आज तक चल रही है, हिमराज जी ठीक है, देश की जनता। ठीक है, आपने ये बता दिया। आप नीतीश कुमार ने ये सर्वे करा दिया। सुन लीजिए हिमराज जी, सुन लीजिए, नीतीश कुमार ने ये सर्वे करा दिया कि कितने लोग ओबीसी के हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये पूरा डाटा दे दिया। लेकिन आर्थिक सर्वे क्यों नहीं कराया जब आप यही करा रहे था? मकसद ये नहीं है कि जातियां कितनी हैं, मकसद ये है कि पिछड़ी जातियां कितनी आगे बढ़ी हैं और कितने पीछे रह गई हैं। आप आर्थिक सर्वेक्षण क्यों नहीं करवा पाए? हाँ, आपने सवाल पर आ रहा हूं। 150 साल के इतिहास में पहली बार देश में जनगणना मोदी जी ने नहीं कराया, कोरोना का बहाना बना करके। 84 से ज्यादा देशों ने दुनिया में कोरोना काल से झेलते हुए अपने देशों में जनगणना कराई है। और जब ये 21 में जनगणना नहीं करा पाए तो फिर 2026 में परिसीमन नया कैसे होगा? और परिसीमन नहीं कराना यही इनकी नियति है। इसी साजिश के तहत इन्होंने 21 में जनगणना नहीं कराया और 26 में परिसीमन नहीं होगा। इन्होंने महिला आरक्षण बिल ला दिया। महिला आरक्षण बिल से क्या फायदा जब परिसीमन नहीं होगा तो आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, मैं अब कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर राजीव जी को थोड़ा फ्री करना है। तो राजीव जी, आपका कमेंट में एक बार फिर चाहूंगा इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि सियासत पूरी शुरू हो गई है जाति को लेकर। लेकिन हमने देखा है कि देश में जाति का कार्ड ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां, यूपी में ज्यादा खेला जाता था, बिहार में खेला जाता था, दक्षिण में अपने अपने हिसाब से खेला जाता था। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हर जगह देखिए ओबीसी की चर्चा कर रही है। तो आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस ने जो डाइवर्ट किया है कि बिना जाति के देश में हम फिर से वापसी नहीं कर सकते? देखिए रवि, सवाल आपने इतना लंबा पूछ दिया कि इस पर तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। जहां तक जातियों की बात है, ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में जातियों की राजनीति पहले शुरू हुई। अगर सही से आप देखें तो दक्षिण भारत से ही इसकी शुरुआत हुई थी। डीएमके, एआईडीएमके इसका उदाहरण है। और पूरे देश में देखिए, हिंदुस्तान में जाति एक हकीकत है। क्यों? हजारों सालों तक वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये समाज, ये देश चला है। आप किस जाति में पैदा हुए उससे आपका काम निर्धारित होता रहा है। समाज का एक बड़ा हिस्सा वेदों को पढ़ने से दूर किया गया, मंदिरों में जाने से दूर किया गया। पानी के पीने की जगह जगह सबके अलग अलग जगहें थीं। तो इस समाज को आप इस तरीके से नहीं कर सकते। देखिए उसके कांग्रेस पार्टी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक उत्तर भारत में काशीराम नहीं आए थे और जब तक उन्होंने ये नारा नहीं दिया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तब तक जो पार्टियां थीं उसमें चिंतक विचारक लोग थे और जातियों के हिसाब से बातें तो किया करते थे। क्योंकि वो तो पहले से, आज़ादी के पहले भी, आपने अम्बेडकर और पूना पैक्ट अगर जानते हैं तो वो तो पहले से थी। तो पार्टियां ये क्या करती थी? प्रतीक रखती थी कि हमारे पास ये दलित चेहरा है, हमारे पास ये पिछड़ा चेहरा, हमारे पास ये मुसलमान है, हमारे पास ये, ऐसे करके राजनीति होती थी कि हमारे पास दलित चेहरा भी है, हमारे पास पिछड़ा चेहरा भी है। काशीराम ने जो उभार किया उत्तर भारत में, उसके बाद पिछड़े और दलितों की जब सरकारें बनने लगी तब उन्होंने सवर्णों को चेहरा बनाना, प्रतीक शुरू किया कि हमारे में राजपूत भी हैं, हमारे में भूमिहार भी हैं, हमारे में ब्राह्मण भी हैं। ये फर्क आया 30 सालों की राजनीति में कि जो प्रतीक उधर थे वो प्रतीक इधर आने लगे। और दूसरी बात है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम होना अलग बात है, उभार होना अलग बात है। सामाजिक न्याय बहुत बड़ी चीज होती है, मैं मानता हूं। तो ये हजारों सालों का जो विभेद था वो 70 सालों के आरक्षण से खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। और मैं मानता हूं कि इस देश में जाति और धर्म, हमेशा ये बात मैं कहता हूं, यही दो कार्ड हैं और यही दो कार्ड खेले जाएंगे। एक की जनसंख्या 85-15 दूसरे तरीके से है, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की। एक की 85-15 की जनसंख्या दूसरे तरह से है, वो जो है सवर्णों की और बैकवर्ड और दलितों मुसलमानों की। ठीक है भावना जैन, मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि जो राजीव से पूछा वही सवाल लगभग आपसे है। और कल भी मैंने ये सवाल पूछा था कांग्रेस प्रवक्ता से कि कांग्रेस का तो नारा यही होता था, जात पर ना पात पर, वोट लगेगी हाथ पर, मोहर लगेगी हाथ पर, यही नारा होता था। अब आपको लग रहा है कि देश में अगर बीजेपी की इस धर्म की पॉलिटिक्स का अगर काट है तो वो जाति का काट है।
बिना जाति के काट आप सत्ता की वापसी में नहीं आ सकते, इसलिए आप बार बार ओबीसी की रट लगा रहे हैं, महिला आरक्षण बिल, जातीय सर्वे। रवि जी, विभाजनकारी जो राजनीति है वो किसने करी है देश में, ये तो पूरा देश जानता है। धार्मिक उन्माद फैलाकर और लोगों में जो विभाजनकारी नीतियां अपनी लाकर और धार्मिक उन्माद फैलाकर जो देश में भावनाओं को भड़काने का काम किया है वो भाजपा ने किया है। तो मैं कहीं ना कहीं ये मानती हूं कि देश में आंकड़ों की जरूरत है। आंकड़े ये जरूरी है देश के विकास के लिए, और देश की जो आगे हमारे को रचना करनी है विकास के पथ की, वो सिर्फ आंकड़ों के बल पर हो सकती है। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारे देश में कौन से लोग कितने हैं, तो उसके आगे के रास्ता कैसे बनेगा। तो मेरी ये बात, जो कांग्रेस का ये सोच है कि इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत ये है कि पता चले, देश में एक आंकड़े आए, देश में सेंसस हो जिसमें जातीय जनगणना के हिसाब से पता चले कि पिछड़ी जाति के लोग कितने हैं। अब इसमें सामाजिक न्याय की बात जो आपने, राजीव जी ने भी कही, आपने भी कही, सामाजिक न्याय इस तरीके से दिखता है, स्पष्ट है देश के सामने कि जब 90 सेक्रेटरीज में से 3 सेक्रेटरी ओबीसी के हैं, ये दिखाता है कि तो देश के चलाने वाले लोगों में कितनी भागीदारी ओबीसी समाज की है, ये दिखता है। उसके अलावा आप जो परम पदों पे बैठे हुए लोग हैं, अभी कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं, ये दिखाता है कि कांग्रेस कितनी प्रतिबद्ध है ओबीसी समाज के उत्थान के लिए। और भावना जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ओबीसी समाज के ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। 10 साल यूपीए की सरकार रही, तब कोई जातीय जनगणना नहीं हुई। 10 साल लगभग आप सत्ता को बाहर होते हुए रह गए। उससे पहले कई राज्यों में आपकी सरकारें रही, तब आपको जातीय जनगणना की याद नहीं आई। आज जब कोई काट आपके पास नहीं मिल रही है धर्म की सियासत की या कमंडल की सियासत की, तब आपको लगभग इतने सालों बाद, कई राज्यों में सरकारें रहने के बाद ओबीसी की याद आई है, जातीय जनगणना की याद आई है। ये काट की बात नहीं है रवि जी, ये जरूरत है देश की, आज के भारत की ये जरूरत है कि नहीं, जब यूपीए की सरकार थी तब जरूरत नहीं थी। आगे निर्माण कार्य में हर तरीके से इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने भावना जी, जब यूपीए की सरकार थी तब जरूरत नहीं थी? बिल्कुल थी। फिर क्यों नहीं कराई? तब भी जनगणना हमने जातीय आधार पे करी। ये राहुल जी ने स्वयं माना है कि यहाँ पर हमने वो घोषणा करनी चाहिए थी, हमें वो रिजल्ट आगे लाने चाहिए थे। पर 9.5 साल की भाजपा की सरकार ने जातीय जनगणना की कोई बात नहीं करी, इन्होंने तो सेंसस की ही बात नहीं करी। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये जातीय जनगणना के विरोध में है? क्या ये नहीं चाहते कि ये पता चले कि ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सौरभ सिंह हमारे साथ बन हुए हैं एलजेपीआर की तरफ से। सौरभ जी, क्योंकि सिर्फ बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ यह सवाल नहीं है, क्योंकि बिहार में तो कर्पूरी यात्रा, भीम संसद, भीम रथ शुरू हो गए हैं। क्या जरूरत नहीं है कि जातियों का पता लगे, सर्वे आए इसको लेकर? क्योंकि अब एनडीए के अलायंस है, लेकिन आपकी पॉलिटिक्स भी जाति से जुड़ी हुई है। तो आप किस पक्ष में खड़े हैं, किस ओर खड़े हैं अभी? रवि जी, इस देश में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस बात के विरुद्ध है कि देश में जातीय जनगणना या जातीय सर्वे, आर्थिक सर्वे होना चाहिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, आपने स्वयं ने ही इस विषय को चूंकि उठाया है, तो जिस दिन ये आंकड़े आए उस दिन राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया, अगर आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने देश को बताया कि इस देश में इतने प्रतिशत लोग हैं। भाई, बिहार में कम से कम जो राजनीतिक रूप से, पार्टियों को छोड़ दीजिए, जो जनता है वो भी जानती है कि 36% अति पिछड़े हैं, 27% ओबीसी हैं, उसके अलावा जो है 18% दलित हैं और बाकी की संख्या है। भाई, ऐसा कौन सा आत्मज्ञान है जो हमको नया मिल गया है इससे? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? दूसरी बात है कि आपको किसने रोक रखा था? मैं 50 वर्ष की बात नहीं करूंगा। भाई, इतना महत्वपूर्ण अगर यह विषय था तो 18 वर्ष से नीतीश कुमार जी को, 32 वर्ष से लालू जी और नीतीश कुमार जी को, और 2011 से राहुल गांधी जी को किसने रोक रखा था ये आंकड़े सामने लाने के लिए? देखिए, और ये हुआ क्यों है? अब ये बात हो गई कि ये हमने प्रेमाइस रखा। आपको ये समझना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है।
भाई आप 2014 से अलग अलग प्रकार के जो प्रपंच हैं वो आप रच रहे हैं। 2017 में 2 अक्टूबर 2017 को जब रोहिणी आयोग का गठन हुआ, इस देश में दूसरा ऐसा संवैधानिक आयोग है मंडल के बाद, और उसमें आज आप क्या कह रहे हैं, नीतीश जी क्या कह रहे हैं, कोटे में कोटे की बात की है ना उन्होंने कैबिनेट में। और आपको यह संवैधानिक अधिकार है? 2020 में तमिलनाडु की सरकार जब गई ये करने कोटे में कोटा, तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर रूलिंग है, स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर टू क्रिएट सब कैटेगरी ऑफ एनी कास्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। ये अच्छे से जानते हैं कि, और अभी ये लंबे बेंच में लंबित है, वो 5 बेंच की कमिटी थी जजों की जिन्होंने ये टिप्पणी करी थी, और ये 2005 का मामला है, 2020 में टिप्पणी हुई है और अभी भी वो लंबित है। भाई आपको अच्छे, क्या नीतीश कुमार जी को यह अधिकार है कि वो किसी को भी रिजर्वेशन दे सकेंगे? मेरा प्रश्न नंबर 1। दूसरा, आपको 18 वर्ष के बाद कर्पूरी चर्चा यानी आरक्षण की चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है प्रखंड स्तर पर। जिलाधिकारियों को और अधिकारियों को बिहार का पैसा, गरीब राज्य का पैसा लगाकर आप आरक्षण की चर्चा करा रहे हैं, और एक तरफ आप सुशासन बाबू का टैग लेके घूमते हैं। भाई आप ये बताइए कि 18 वर्षों में बिहार के विकास के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, बाकी के जितने भी पैरामीटर हैं, कृषि में, आपने क्या किया है? क्या हमको यह अधिकार नहीं है कॉमन मैन की तरह कि हम अब उनसे 18 वर्षों के शासन के बाद ये मांगे हिसाब? आप प्रतिदिन मोदी जी से हिसाब मांगते हैं कि आपने 9 वर्षों में क्या किया है। सौरभ जी आपने कॉमन मैन का जिक्र किया, आरक्षण को लेकर ये जो सारी चर्चा हो रही है, एक सवाल ये भी है आरक्षण को लेकर कि आरक्षण आजादी के इतने सालों बाद मिला है, लेकिन सिर्फ जो ऊपरी वर्ग है, जो संपन्न वर्ग है इन जातियों में, वो उसका फायदा उठा रहा है। यानी जो आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है। आपके पार्टी के तो 2 फाड़ है, वहां खुद देख लीजिए, वहां खुद देख लीजिए कि नेता का बेटा नेता बन रहा है, लेकिन कॉमन मैन कहां खड़ा है। रवि जी, बड़ी गंभीरता से आपकी बातों का संपूर्ण समर्थन करते हुए यही तो रोहिणी आयोग कहता है कि भाई ऐसा वर्ग जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या नौकरियों में पिछड़ गया है, उसको आगे लाने के लिए इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदया को समर्पित कर दिया है ऑलरेडी। और ये जानते थे, ये अच्छे से जानते थे कि अब इनका ये लास्ट कार्ड है। देखिए, जदयू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। भाई जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आपने दिखाया, मेरा सवाल ये था, मेरा ये सवाल है कि आपकी पार्टी में भी कॉमन मैन को जगह है, आपकी पार्टी में भी कॉमन मैन को जगह है। एक पार्टी जहां चाचा जी शीर्ष पे बैठे हुए, एक दूसरी पार्टी जिसमें बेटा जो रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं वो शीर्ष पे बैठे हुए। वेयर इज द कॉमन मैन? मैं कॉमन मैन हूं और मैं कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आप डाइवर्ट कर दिया। उन्होंने हर एक युवा को आज मौका दिया, वो सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, बट मूल विषय से हम हट गए। आपने अपने शुरुआती क्लिप में ही दिखाया है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एजेंडा क्या है। ठीक है, ठीक है, हिमराज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हिमराज जी कुछ कह रहे हैं, हिमराज जी रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं कह रहा हूं कि जाको पैर न फटी दवाई, सो का जाने पीर पर आई। पीड़ा वही जान सकता है जिसको पीड़ा है, बाकी लोग उसको सिर्फ तमाशा बनाते हैं। अभी लोजपा प्रवक्ता को हमने सुन रहा था, इन्होंने कहा, बड़े सफाई के साथ इन्होंने मैंने बोल दिया कि बिहार में कुछ दिख नहीं रहा है, पूरे दुनिया में दिख रहा है। आज G20 की बैठक हुई, नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया। किसी भी व्यक्ति के अंदर वो हैसियत नहीं दिखा जिसको लोग क्लाइमेट लीडर के रूप में पेश करें। देश में क्या पूरे दुनिया में लोग विकास पुरुष के नाम से बिहार के मुख्यमंत्री जी को जानते हैं, और किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। बात रोजगार की करते हैं, रोजगार के देखिए 10 लाख का वादा, 10 लाख की सीमा को भी हम पार करेंगे, जो समय सीमा हमने दिया था, जो वादा किया था। अब भारतीय जनता पार्टी जिनके पीछे पीछे लोजपा जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में क्या किया? 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा किया, और उनके रिकॉर्ड के हिसाब से मात्र 7,22,311 लोग, इन्होंने तो रोजगार। ठीक है। मैं अब हमारे साथ मनोज यादव भी बने हुए हैं। मनोज जी काफी देर से हमारे साथ बने हुए। मनोज जी, क्योंकि अब पूरा
ये जो पूरा सियासी गणित के मुद्दे बन रहे हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बन रहे हैं। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव हुए, उसमें हारे। हालांकि आपने जाति को लेकर एक गठबंधन किया था मायावती के साथ पिछली बार, और यह भी एक जाति गठबंधन था कि दलित और पिछड़े जो एक साथ हो जाएंगे, लेकिन उन सबके बावजूद आपको हार मिली लोकसभा में और काफी करारी शिकस्त मिली। तो आप इस बार 2024 में कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार यह कार्ड ज्यादा चलेगा जाति का? देखिए रवि जी, रिसर्चर होता है, जो वैज्ञानिक होता है, वो अपना परीक्षण करना नहीं बंद करता है। परिणाम एक बार के परीक्षण में आएंगे या 4 बार के, ये समय सीमा तय करती है, और कैसे केमिकल का संतुलन हो कि वो एक बेहतर फार्मूले के रूप में हमारा रिसर्च सफल हो जाए। शायद मेरे ख्याल से केमिकल का इधर उधर कुछ मामला रहा होगा, इस वजह से बेहतर नहीं परिणाम आया। हाँ, हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में बेहतर चीज होगी। देखिए, किसी भी सामाजिक संतुलन के बगैर किसी भी देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। मैं आज अभी एलजीपी के प्रवक्ता को सुन के दुखी हो गया कि रामविलास पासवान जी, जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और किसी भी गठबंधन के साथ हो रहे हैं, लेकिन वो अपने मुद्दों को कभी नहीं भूलते थे। किसी भी गठबंधन के साथ रहे, चाहे अटल जी के साथ रहे, चाहे वो आडवाणी जी के साथ रहे, चाहे कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन वो मुद्दों जो उनके थे, चाहे वो दलितों को लेके थे, पिछड़ों को लेके के, सामाजिक न्याय की बात को था, वो हमेशा बड़ी प्रमुखता के साथ अपनी बातों को रखते थे। लेकिन एलजीपी को इतना कमजोर आज देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जमीन ही अपनी ताकत को खो चुकी है। एक बात। दूसरा, अभी हमारे कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता ने एक बड़ी बात कही कि मोदी जी बैकवर्ड को सारे अधिकार दे रहे हैं। हकीकत ये है रवि जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बताना चाहता हूं, जो बीजेपी के बैकवर्ड सांसद, विधायक, एमएलसी और राज्यसभा के मेंबर हैं, उनकी वजह से आज बैकवर्ड की ये दुर्दशा हो गई, क्योंकि वो वहां मूक बधिरों की तरह, माफ करना, मूक बधिर को अपमान हो जाएगा। मूक बधिर तो इशारे करके ऐसे ऐसे कह देता है कि मुझे खाना है, पीना है, बोलना है। मूक बधिरों से भी गए गुजरे बैकवर्ड लीडर बीजेपी के। बैकवर्ड की लड़ाई, दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो खामोश हो जाते हैं, बिल्कुल मूर्ति बन जाते हैं, जैसे अजंता एलोरा की मूर्तियां हैं, खामोश होकर चुपचाप सुना करते, वो कुछ ना मूव करते हैं ना बोलते हैं। इस वजह से आज आदरणीय नीतीश कुमार जी को, आदरणीय लालू प्रसाद जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को बैकवर्ड की करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी भी सत्ता में अगर सबसे ज्यादा भागीदारी ओबीसी की है और उनके नेता, ओबीसी के सांसद, उनके जो और भी बड़े नेता हैं, कैबिनेट मंत्री, वो खामोश रहते हैं, तो निश्चय ही उस समाज के साथ अन्याय हो जाएगा, उनके अधिकारों का पूरी तरीके से लूट हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं रहेगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, यूपी की, क्योंकि हम यूपी की अभी चर्चा कर रहे हैं, तो यूपी में नारा तो आपने भी दिया था एक 80 बनाम 20, 80 बनाम 20, और ये ओबीसी का कार्ड ले आए हैं, जिसकी जितनी भागीदारी, हिस्सेदारी का ये नारा लेकर आ गए हैं। मैं मनोज जी की बात का जवाब दे देता हूं। मनोज जी, कौन मूक है? मैं दहाड़ने लग रहा हूं आपके सामने, ओबीसी वर्ग से आता हूं, टीवी पे बैठा हूं, आपके पसीने छूट गए, और जब योजनाओं को गिना रहा हूं तब आप उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहे, और अब बता रहे हैं कि लोग मूक बैठे हैं। आप तो बहुत बोला करते थे, तो जब बोलते थे तो ले आते विश्वकर्मा जैसी कोई योजना। आज जितने भी हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग से जितने भी लोग हैं, वो क्या विकास की बात कर रहे हैं वो आप नहीं जानते, इसलिए छोड़ दीजिए ये राजनीति, ये अपना एजेंडा छोड़ दीजिए। और मैं कांग्रेस की हमारी साथी को भी एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप कास्ट सेंसस के विरोधी नहीं है तो जो कर्नाटक में आपने कास्ट सेंसस कराई है उसका रिजल्ट दीजिए। आप राजस्थान में जो आपने करवाया था उसका रिजल्ट दीजिए। आपने वहां तो रिजल्ट दबा के बैठे हुए हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हर प्रदेश में जाकर के कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे प्रदेशों में। ये कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी कुछ भी चाहे, अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जहां आपने कराया आप उसको रिलीज नहीं करना चाहते। अगर आप विरोधी नहीं है तो आप रिलीज करिए। वास्तविकता यह है कि पिछड़ों की ना आपको कभी सुध ली, ना आपको कभी उनकी चिंता थी, ना आप चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग देश का आगे बढ़कर के आए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हमारे लिए एक ही जाति है, वो है गरीब जाति। वो गरीब व्यक्ति, पिछड़ा व्यक्ति, दलित, शोषित, वंचित, युवा, महिला, जो भी होगा उसके लिए हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। और ये आपको देश की जनता भी इस बार वापस में जब 24 में बाहर का रास्ता दिखाएगी तो आप भी समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये अपने अपने तरीके हैं, कोई जाति के नाम पे खेल रहा है। क्लोजिंग कमेंट मैं सौरभ से ले लेता हूं। सौरभ, क्योंकि अब बिहार में हम देख रहे हैं कर्पूरी चर्चा और भीम रथ जो है वो शुरू हो गया है, क्या क्योंकि बीजेपी पिछली बार नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और सफाया किया था एनडीए ने, इस बार इंडिया अलायंस के साथ नीतीश हो गए,
क्या यही सियासत हमें देखने को मिलेगी, जाति बनाम धन? पार्टी की सरकार है जो लीडिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दे दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें जाति आधारित जो आंकड़े आए हैं या जो गणना है उसी को एजेंडा बनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसमें थोड़ा सा भी संकेत मात्र होता तो हम लोग आज उस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। दूसरी बात, नीतीश कुमार अब इससे 2 कदम आगे भी निकल चुके हैं। भाईचारा यात्रा जिसमें अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उनको एक कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार की सरकार ने अब तक उनके लिए क्या किया है। दूसरी तरफ अगर कर्पूरी चर्चा की बात करें तो उसमें पिछड़ा और अति पिछड़े जो लोग हैं उनको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हमने जाति जनगणना न केवल करवाई बल्कि उसके आंकड़े भी जारी किए और आने वाले समय में आप लोगों को आपकी जितनी हिस्सेदारी है उसके अनुसार आप लोगों को भागीदारी भी दी जाएगी। इसके अलावा भीम यात्रा जो पूरे बिहार में चलाया जा रहा है और 5 नवंबर को सारे जो दलित समुदाय के लोग हैं उनका महाजुटान बिहार की राजधानी पटना में होने वाली है, तो उनको भी एक समझाने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो बिहार सरकार के नेता हैं वो हर जिले का दौरा कर रहे हैं और जाके दलित जो समुदाय के लोग हैं उनको यह बता रहे हैं कि पिछले 18 साल में नीतीश कुमार की सरकार ने आपके लिए क्या किया है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जातीय जनगणना के बाद और आगे बढ़ गए हैं, चाहे भीम यात्रा हो, फिर भाईचारा यात्रा हो या फिर कर्पूरी चर्चा हो, सभी के माध्यम से वह एक जातीय गोलबंद 2024 के पहले करना चाहते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही की जा रही है। जैसे जैसे चुनाव आते हैं आपको याद दिलाया जाता है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ठाकुर हैं, शूद्र हैं, लेकिन आप इस देश के नागरिक भी हैं। आपके जो मूल अधिकार हैं क्या वो आपको मिल रहे हैं? इन तमाम वादों और राजनीतिक पार्टियों के इरादों के बीच अपने आप को मत भूलिए, भारतीयता को मत भूलिए। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल